वेलकम यू टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। सो मैं आपको होमोमॉर्फिक फिल्टर का बता रहा था। होमोमॉर्फिक फिल्टर जो है हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। ये आपका इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट है तो एक इसके ऊपर लाइट आपके पास फॉल डाउन होती है। सेकेंड, इमेज पे जब लाइट फॉल डाउन होती है तो उसके बाद अगला फैक्टर होता है इसका रिफ्लेक्शन कॉम्पोनेंट। कितनी लाइट इससे रिफ्लेक्ट हुई है। सो इन्हीं दो फैक्टर की वजह से आपका इमेज एक फॉर्म हो रहा होता है। सो दैट मींस एनी एफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई basically consist of multiplication of illumination with a reflection component to it. होमोमॉर्फिक फिल्टर इन दोनों को अलग अलग डील करता है। सो जब हम इमेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो दिस बिकम्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स एंड सिंस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब आप ये कोई फैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये एज इट इज कन्वर्ट नहीं हो सकते। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग द नेचुरल लॉग ऑफ these two components to it. So what we do, we take the natural log. So मैं इसको लिख देता हूँ z of x comma y is equivalent to natural log of capital F of x comma y। हमने नेचुरल लॉग क्यों लिया? क्योंकि नेचुरल लॉग में बेसिकली क्या होता है कि आप कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और उसको आप हैंडल कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सो नेचुरल लॉग, सो दिस बिकम्स ln ऑफ I component of x comma y multiply with natural log of रिफ्लेक्शन कंपोनेंट r of x comma y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास कैपिटल F ऑफ u जो है, कैपिटल F ऑफ u comma v, this is equivalent to your capital F of नेचुरल लॉग। ये जो हमने ऊपर लिया हुआ है ये इस सब का नेचुरल लॉग है ln ऑफ ith component of x comma y multiply with natural log of reflection component of x comma y के equivalent आते हैं। So next we can convert this directly into frequency domain. So मैं इसको इधर ले आता हूँ। So सर लास्ट लाइन क्लियर नहीं है। लास्ट लाइन क्लियर नहीं है। So this is capital F of natural log of ith component और साथ ही नेचुरल लॉग ऑफ रिफ्लेक्शन कंपोनेंट। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा था कि हमारा ये जो z ऑफ x है ये हमने क्या किया कि कैपिटल f ऑफ x जो है ना इसका हमने बेसिकली नेचुरल लॉग ले लिया। क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर आपके दो कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई अगर हो रहे हो तो हम उनका अलग अलग फोरियर नहीं कंप्यूट कर सकते। सो इसलिए हमने इसका कैपिटल f ऑफ x कंप्यूट किया। So this basically becomes equivalent to capital F of ith component of u comma v plus capital F of एक आपका इल्यूमिनेशन कंपोनेंट था, दूसरा आपका रिफ्लेक्शन कंपोनेंट था, कैपिटल स्मॉल r ऑफ u comma v के इक्विवेलेंट हो जाता है। सो दैट मीन्स हमने क्या किया कि कैपिटल I जो है हमारे पास वेयर कैपिटल F ऑफ I ये हमारे पास कंपोनेंट अलग हो गया, इसका मतलब है। सो ये हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली कंप्यूट किया नेचुरल लॉग ऑफ ith जो इसका इल्यूमिनेशन कंपोनेंट था उसका नेचुरल लॉग कंप्यूट किया, और इसी तरह जो आपका दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा कैपिटल F ऑफ R के इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू
कैपिटल एफ ऑफ u कॉमा v, दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ r ऑफ x कॉमा y के इक्वलेंट आ जाएगा। सो अब आपने जब आपने इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया तो आप इसके बेसिकली अब नेचुरल लॉग की वजह से आपने इन दोनों को अलग अलग डील कर सकते हैं। सो आपका इसका मतलब है कि ये फिल्टर जो है, मैं अब ये 1 वाला रिमूव करने लगा, 1 2 3 वाला। सो इसका मतलब ये हुआ कि 4th स्टेप में हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, कैपिटल H ऑफ U कॉमा V का फिल्टर बना दिया। और हमें पता है कि इमेज के अंदर जब हम किसी फिल्टर को अप्लाई करते हैं सो ये हो जाता है आपके पास S ऑफ U कॉमा V इज इक्वलेंट टू Z ऑफ U कॉमा V मल्टीप्लाई विद H ऑफ U कॉमा V। वेयर ये जो Z ऑफ U कॉमा V था, ये आपके पास क्या था, ये आपका इमेज का इल्यूमिनेशन वाला पार्ट था और इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था। सो दिस वाज द होमोमॉर्फिक फिल्टर इन अ इमेज प्रोसेस। so that was the homomorphic filter of the frequency domain. So that is it. हमने आज के लेक्चर के अंदर, मैं स्लाइड से आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, so that you will have an overview of what we covered today in terms of relationship with the original lecture slides. So let me just share the slides with you. सर बोर्ड की लास्ट लाइन दिखाएं। Capital S of U comma V is equal to Z of U comma V multiply with H of U comma V. H of U comma V आपका फिल्टर था और Z of U comma V आपके पास वो वाला कंपोनेंट था जो आपने कन्वर्ट किया इल्यूमिनेशन में और रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट किया। अच्छा जी, ये हम जो ना सारे लेक्चर की समरी देख लेते हैं। हमने लेक्चर को देखा, ये फ्रीक्वेंसी के अंदर किस तरह लेके आते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स से कैसे इसे लेते हैं, इम्पल्सेस को डिले कैसे कर रहे होते हैं। डिले करने का मतलब है कि आप डेल्टा ऑफ टाइम ऑफ टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इमेज डिले हो जाता है, लेफ्ट या राइट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म देखी थी। देन वी लुक्ड एट द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमारे पास जब भी कोई इमेज होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जे स्क्वायर है, -1 की इक्विवेलेंट है, और किसी भी इमेज का ये मैंने मैग्नीट्यूड कंपोनेंट अभी कंप्यूट किया था, दिस इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस i स्क्वायर। सो ये अभी हमने देखा था ये किस तरह आ रहा होता है। सो मैग्नीट्यूड अटेन करने का तरीका ये है कि मॉड ऑफ c मल्टीप्लाई विद कॉस ऑफ थीटा और j ऑफ साइन थीटा, और ये आइलर कंपोनेंट को आप इधर वापस लेके जा सकते हैं और यहाँ से एंगुलर कंपोनेंट भी कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर देन वी डिड दिस टुडे। हमने एक रियल टाइम एग्जांपल देखी थी और हमने ये भी देख लिया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इन दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होता है। e रेज़ टू पावर माइनस जे ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस जे कॉज ऑफ 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है। ओके, देन आई विल गोइंग टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी भी इमेज के अंदर अगर आपका इमेज हो तो उसको आप कन्वर्ट करते हैं स्पेक्ट्रम में, और स्पेक्ट्रम को ज़रूरी होता है कि सेंट्रलाइज करें। वो हमने अभी आज फैक्टर देखा कि सेंट्रलाइज क्यों करते हैं, और सेंट्रलाइज करने के बाद आपका इमेज ही आ जाता है। और इमेज का ट्रांसलेशन से स्पेक्ट्रम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोटेशन से स्पेक्ट्रम भी रोटेट हो रहा होता है। फिर ये एक एग्जांपल देखी थी हमने lina.jpg की, जिसमें हमारा इमेज था, इसको स्पेक्ट्रम कन्वर्ट किया और इसे लो पास से गुजारा तो वहाँ आपके पास ब्लरी इमेज था। ये ओरिजिनल इमेज था, इसको आपने हाई पास से पास किया तो सिंपल इसके एजेस आ गए। इसमें कौन सा आपका फिल्टर है, इसमें सिंपल आप डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करें तो सिर्फ एजेस आ रहे हैं, बाकी
बैकग्राउंड भी रिमूव हो गई। ये हमने आज ये वाला केस में देख लिया। देन वी लुक्ड एट 3 फिल्टर्स इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। जो हमारे 3 फिल्टर्स होते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, वो भी हमने देखे। सो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। जो हमारे 3 फिल्टर्स हैं, ये हमारे फिल्टर्स हैं जी। सबसे ऊपर वाली रो के अंदर जो आपका इमेज नज़र आ रहा है, ये आपका लो पास फिल्टर है। ये आपके पास हाई पास फिल्टर है, और ये हाई पास विद द डीसी कंपोनेंट पैसेज, इसमें डीसी कंपोनेंट पास हुआ। और फिर इसके बाद हमने इमेजेस में से ये पैडिंग वाला केस देखा कि हम इमेज को पैड करते हैं। अगर पैड करें तो हमारे स्पेक्ट्रम में क्या चेंजेस आती हैं। अगर पैडिंग का ऑपरेशन ना परफॉर्म करें तो हमारा इमेज सेंटर नहीं हो रहा होता। फिर हमने इमेजेस के अंदर आपका गॉसियन लो पास फिल्टर देखा था। ये इसकी कर्व थी, और गॉसियन लो पास फिल्टर अप्लाई करने की वजह से हमने देखा कि आप इमेजेस की बाउंड्रीज को भी अलग कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो है ना, जब आप इमेज की बाउंड्रीज को अलग कर रहे होते हैं तो आपके पास स्पेशल डोमेन में 2 तरह के फिल्टर थे जो ये सेपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। So we looked at 2 filters in special domain, जिसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया विद द एज डिटेक्शन ऑफ इट। सो हमने इसको फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने इसका पार्ट देखा था कि फ्रीक्वेंसी में किस तरह डील हो रहा था। दिस वाज देन योर आइडियल लो पास फिल्टर। आइडियल लो पास में सिंपल लो पास जा रहे होते हैं और बाकी कंपोनेंट 0 हो रहे होते हैं। इसके बाद आइडियल लो पास की हमने एप्लीकेशन देखी कि आइडियल एक इमेज था, इसके ऊपर हमने आइडियल लो पास में हमारा जो फैक्टर जो इम्पोर्टेंट होता है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको। पहले ये डी नॉट वाला फैक्टर है। हम इस डी नॉट वाले फैक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे इमेजेस के अंदर, इसका फैक्ट देखेंगे। सिमिलरली इस आइडियल लो पास का हमने इसमें केस देखा। सो अगर आप डी नॉट की वैल्यू को, ये जो पहला वाला केस था, इस डी नॉट की वैल्यू को 10 रखें तो बहुत ज़्यादा ब्लर इमेज आता है, और इसकी वैल्यू को 30 रखें तो ब्लरिंग कम हो जाती है। सिमिलरली 60 करें तो और कम हो जाती है, 160 पे और कम है, और 460 पे और कम है, बिकॉज आप बेसिकली कट ऑफ कम के ऊपर ऑब्टेन कर रहे होते हैं और बाकी कंपोनेंट्स को जाने देते हैं। इसके बाद फिर हमने आइडियल लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस देखा, और आइडियल लो पास फिल्टर के बाद हमने बटरवर्थ फिल्टर देखा। बटरवर्थ फिल्टर में हमें पता है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा स्मूथ होता है टॉप साइड से, और साथ ही जो इमेज की डिटेल है उसको हम बटरवर्थ को कंट्रोल करते हैं विद द फैक्टर ऑफ n। अगर n की वैल्यू को 1 रख देंगे तो ये जो बटरवर्थ का रिस्पॉन्स है ये स्लोली डिके होगा। सो n की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं उतना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स तेज़ी से डिके डाउन हो रहा होता है। I have already covered these things in detail, so I am just giving you an overview of it। और ये हमने बटरवर्थ की एप्लीकेशन देखी, जिसमें आपका जो बटरवर्थ का पहला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था, जिसमें n की वैल्यू जो है ना आपके पास, इसका जो n का जो ऑर्डर है यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट हुआ है, हमने बेसिकली इसमें जो चूज़ किया n की वैल्यू 2 थी, और सिमिलरली उसी ऑर्डर पे चूज़ किया 30, 60, 90, 160 एंड 460 वाले कंपोनेंट्स हमने इसको लो पास से गुजारा हुआ है। सो हमें इसमें एक और चीज़ पता लगी, इसमें आर्टिफैक्ट्स कम आते हैं, जो रिंगिंग इफेक्ट आता है बटरवर्थ में कम होता है। और फिर हमने बटरवर्थ फिल्टर का फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखा कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में बटरवर्थ बेसिकली अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सब देख रहे हो तो ये किस तरह देख रहे हो, किस तरह आपको नज़र आ रहा होता है। उसमें साइड के ऊपर एक रिंग नज़र आता है जो इसका लो पास कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो इसका बेसिकली इसका कट ऑफ पॉइंट है। सो जैसे जैसे ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो इसका 20th ऑर्डर तो ये रिंग उतना ज़्यादा विजिबल होता है। सो एट एन इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फोर्थ n की वैल्यू अगर फोर्थ हो जाए तो इट्स फेयर इनफ, यहाँ पे भी आपको रिंग विजिबल हो जाता है। फिर लास्ट आपने गॉसियन लो पास फिल्टर देखा। गॉसियन लो पास फिल्टर के अंदर आपका सिंपल जो फैक्टर होता है वो डी नॉट का फैक्टर होता है, जिसको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर डी नॉट की आप वैल्यू को कम कर दें तो इसका डिके डाउन उतना ज़्यादा हो जाता है, और अगर डी नॉट की वैल्यू ज़्यादा कर दें तो उसका डिके डाउन का फैक्टर कम हो जाता है। दिस इज़ अ रेसिप्रोकल प्रोसेस। एग्जैक्टली ये इनवर्स प्रोसेस होता है आपके
बटरवर्थ फिल्टर में। इसमें एन की वैल्यू को जितना ज़्यादा करें तो ये नीचे हो जाता है, और एन की वैल्यू जितना कम करें तो उसका रिस्पॉन्स इतना लोअर साइड के ऊपर होता है। फिर हमने इन तीनों की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखी। जो तीन आपके फिल्टर्स हैं, इसका हमने लो पास, या फिर उस लो पास की इक्वेशन है, अकॉर्डिंगली हम इसकी हाई पास रिप्रेजेंटेशन भी इमेज की देख सकते हैं। फिर हमने इनके एप्लीकेशंस देखी हैं, जिसमें पहली एप्लीकेशंस थी एक लेटर्स थे जो ब्रेक डाउन हुए थे, हम चाहते हैं इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन करें, तो हमने इसको लो पास फिल्टर से गुजारा जिससे ये कैरेक्टर आपस में जुड़ गए। और ये हमने ब्यूटिफिकेशन फिल्टर देखा जिसमें गॉसियन लो पास फिल्टर था, जिसमें डी नॉट की वैल्यू जितनी ज़्यादा करते हैं तो उतने ज़्यादा इमेज में स्मूथिंग आना स्टार्ट हो जाती है। सो ये आपके मोबाइल फ़ोन में भी ये फिल्टर यूज़ हुआ है। फिर हमने आइडियल हाई पास फिल्टर देखे। आइडियल हाई पास फिल्टर वो था जिसमें एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू पास होती है और उससे कम वैल्यू को आप स्टॉप कर देते हैं। फिर इसमें आपके पास तीन टाइप्स हैं आइडियल हाई पास फिल्टर, देन यू हैव you have got a Butterworth filter, and third you have a Gaussian high pass filter। ये जो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है ये आइडियल फिल्टर का आ रहा है जिसमें आपको रिंग्स आ रही हैं, फिर बटरवर्थ फिल्टर का, और फोर्थ आपको एक गॉसियन फिल्टर का रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। सो आइडियल फिल्टर को अगर आप देखें तो इसमें ये रिंगिंग का फैक्टर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें डी नॉट की वैल्यू जैसे ये फर्स्ट में 60 है तो यहाँ पे देखें ये वाला भी रिंगिंग का फैक्टर आ रहा है, 30 यहाँ पर रिंगिंग फैक्टर 60 में उसके बाद है, और 160 में भी आपके पास फैक्टर्स आ जाते हैं। और फिर आप बटरवर्थ का देखें तो उसमें बैकग्राउंड कम्प्लीटली फिल्टर हो गई है जो आपके आइडियल फिल्टर में नहीं थी, और रिंगिंग का फैक्टर भी ख़त्म हो गया। और फोर्थली आपके पास गॉसियन हाई पास है। गॉसियन हाई पास फिल्टर आपको एजेस ज़्यादा अच्छे तरीके से निकाल के दे रहा होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर फिल्टर टू इट। और लास्टली फिर हमने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस देखी। दिस वाज 1 माइनस एल पी लो पास फिल्टर, और हमने एप्लीकेशन में इसका देखा कि जो आपका हाई पास फिल्टर होता है वो एज डिटेक्शन में यूज़ हो रहा होता है, और ये शार्पनिंग भी हमने इस फिल्टर से परफॉर्म की है, जिसमें हमने आपके पास स्पेशल डोमेन में लेप्लास ट्रांसफॉर्म था, इसको हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। सो दिस वाज अनदर एप्लीकेशन जिसमें एक एक्सरे का इमेज था जिसको हमने हाई पास फिल्टर के थ्रू इनहेंस किया और ओरिजिनल फिल्टर में ऐड किया, और आपको कम्युलेटिवली एक फाइनल इमेज मिल गया। सो दीज आर बेसिक स्टेप्स जब आप एक होमोमॉर्फिक फिल्टर में अप्लाई कर रहे होते हैं। होमोमॉर्फिक फिल्टर में और बाकी फिल्टर में फ़र्क ये है कि जब आप कन्वेंशनल फिल्टर में स्टेप्स अप्लाई करते हैं तो ये एफ ऑफ एक्स का आप डिस्क्रीट ये नेचुरल लॉग नहीं कंप्यूट कर रहे होते, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे फीड इन कर रहे होते हैं, और फिर इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपको जो है ना ओरिजिनल इमेज एक्वायर हो जाता है। सो होमोमॉर्फिक फिल्टर में आप इमेज को पहले नेचुरल लॉग से पास कराते हैं और फिर एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट से पास कराते हैं। क्यों? क्योंकि आप इमेज में दोनों कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। जो आपका रिफ्लेक्शन कंपोनेंट की वजह से आपकी इमेज में बहुत ज़्यादा ब्राइट साइड होती है, और इल्यूमिनेशन फैक्टर में इमेज में बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, और रिफ्लेक्शन कंपोनेंट में क्या होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क एरियाज आकर कर जाते हैं। सो लास्टली वी लुक्ड एट द एप्लीकेशन ऑफ होमोमॉर्फिक फिल्टर। इसमें बहुत ज़्यादा जहाँ ब्राइट साइड्स थी इस इमेज के अंदर, ये ब्राइट साइड आपकी नॉर्मलाइज हो गई, और जो बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड थे ये इमेज के अंदर ये भी आपके पास लिट अप हो गए में। दिस वाज बिकॉज ऑफ योर होमोमॉर्फिक filter to it, and by the end we looked at band reject filter। बैंड रिजेक्ट फिल्टर में एक सर्टेन बैंड को आप स्टॉप करते हैं और बाकी बैंड को पास कर देते हैं। सो ये वाला जो बैंड है ये स्टॉप हो रहा है, और बाकी सारे ये देखें लो पास भी पास हो रहे हैं और हाई पास भी इसमें से पास हो रहे हैं। सिंपल ये वाली वैल्यू इसमें ऐसी है जो उसमें पास नहीं हो रही। सो जो पहला वाला फिल्टर है यहाँ ये दिस इज कॉल्ड एज बैंड रिजेक्ट फिल्टर, दिस सेकंड वन इज कॉल्ड एज योर बैंड पास फिल्टर। ये वाली वैल्यू उसमें पास हो रही है, बाकी सारी स्टॉप हो रही है। दिस इज द बैंड रिजेक्ट फिल्टर। And in the end we looked at your notch filter। notch filter क्या करता है, एक certain frequency को hit कर रहा होता है, जिसमें हमने image को frequency में convert किया, और frequency में convert करने के बाद हमने images में से वो वाले part देखे जहाँ जहाँ पे आपके पास image में न्यूज़पेपर इफेक्ट की वजह से चेक्स आ रहे हैं। सो हमने इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में फिल्टर किया। बाय द वे इस इमेज को सिर्फ फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही प्रोसेस किया जा सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप इसको स्पेशल डोमेन में करेक्ट करें विद सो मच लिटिल कॉम्पिटिशन टू इट।
So whereas frequency domain में इसको आप correctly correct कर सकते हैं. That was the entire chapter number 4 to it, and that was also the finishing of our last portion of our second last portion. हमारा image processing में third portion खत्म हो गया. इसके बाद next we will going to cover the fourth portion to it. I hope that this lecture was fruitful for you. That is it for today. Thank you so much.